तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं एओडी। देखिए, एओडी के अंदर मैं बात करूं, है एओडी के अंदर बेसिकली 3 पार्ट आते हैं। एक टेंजेंट नॉर्मल आता है यानी स्पर्शरेखा विलंब आता है, दूसरा आता है मोनोटोनिसिटी यानी एक दिशता आता है, और तीसरा आता है मैक्सिमम मिनिमा यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो 3 टॉपिक बेसिकली इसके अंदर आते हैं। मतलब अगर मैं एओडी की पूरी बात करूं तो एओडी में पहला टॉपिक कौन सा है बेटा? टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल का मतलब क्या होता है? स्पर्शरेखा अविलंब। ठीक है। दूसरा आता है बेटा मोनोटोनिसिटी। ठीक, मोनोटोनिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक दिष्टता। ठीक, और तीसरा टॉपिक आता है इसमें मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, समझ आ गया? तो 3 टॉपिक हैं बेसिकली। इसमें टेंजेंट नॉर्मल आ रहा है, इसमें मोनोटोनिसिटी आ रहा है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब स्पर्शरेखा विलंब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोनोटोनिसिटी इसके बाद आएगा, एक दिष्टता, और एक आएगा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एओडी जो है इन तीनों से मिलकर बनता है। एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अपकलज के अनुप्रयोग, यानी जो डिफरेंशिएशन आप पढ़कर आए थे उस डिफरेंशिएशन को हम कैसे यूज करने वाले हैं वो ही कहलाता है एओडी। राइट, समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं देखिए, मेरा एक फंडा रहा है शुरू से कि मैं हमेशा बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, तो मैं आज भी बेसिक से ही चालू करूंगा। डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसा होगा जो डेफिनेटली कुछ लोगों को आती होगी, आनी भी चाहिए, अच्छी बात है, पर हाँ, हम वापस बेसिक से जाके अपर लेवल तक जाएंगे जो हमारा तरीका रहा है। राइट। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे छोटी बात आती है प्रवणता यानी स्लोप की बात करता हूँ। राइट, तो स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं स्लोप से, बिल्कुल छोटी सी बात ले रहा हूं, ध्यान रखना। स्लोप को हम ढाल बोलते हैं और प्रवणता बोलते हैं। ठीक है। चैप्टर हम कौन सा चालू कर रहे हैं? चैप्टर हम चालू कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल। क्या चालू कर रहे हैं? टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल में सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं? सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं स्लोप की। किसकी? स्लोप की। देखिए, स्लोप में हम 3 केस पढ़कर आते हैं। कौन कौन से 3 केस पढ़कर आते हैं? पहला केस, अगर मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये लीजिए सर, और आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, खींची यानी स्पर्शरेखा खींची, और ये एंगल आपको पता है, सीधी सी बात है, आपने कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अगर आपको एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ये एंगल पता है, क्लियर? तो अगर आपने किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की और उस टेंजेंट ने यहां से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाया, तो उसका स्लोप कितना होता है? उसका स्लोप होता है बेटा tan थीटा। कितना होता है? tan थीटा। और ध्यान रखिए, थीटा क्या है? थीटा है रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा क्या है? लिख लीजिए, थीटा क्या है? थीटा है रेखा द्वारा, स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण। ठीक है, तो थीटा क्या होगा? रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण। ठीक, तो ये जो स्लोप क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है बेटा tan थीटा। क्या कहलाता है? tan थीटा। ध्यान रखना, m बराबर क्या होगा बेटा? tan थीटा। अगर आपको थीटा पता है तो आप इस स्पर्शरेखा की प्रवणता लिख सकते हैं। केस नंबर 2 क्या है? इसमें केस नंबर 2 है, अगर मेरी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, अगर मेरी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। देखिए, अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गया? अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो बेटा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो एक तरीका ये है, थीटा पता है तो एक तरीका ये है। दूसरी बात, अगर 2 पॉइंट पता है तो एक तरीका ये है। ठीक, तीसरा केस, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अभी तो मैं स्लोप निकालना सिखा रहा हूं आपको। ठीक, अगर मान लेते हैं आपने मुझसे बोला कि स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी रेखा का समीकरण आपने मुझे दे दिया, आपने मुझे रेखा का समीकरण दे दिया। क्या दे दिया? रेखा का समीकरण आपने दे दिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, अगर रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस, क्या होता है? x का गुणांक बटा y का गुणांक। ठीक है, कितना आएगा? माइनस a बाय b। ठीक, ये वो 3 केस हैं जो हम स्ट्रेट लाइन में बचपन में पढ़कर आते हैं। जब भी हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे 11th क्लास के अंदर तो हमें 3 केस पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से 3 केस पढ़ाए जाते थे बेटा? पहला केस पढ़ाया जाता था कि अगर आपको थीटा पता है तो स्लोप tan थीटा होगा, 2 पॉइंट पता है तो स्लोप ये होगा, और अगर रेखा का समीकरण पता है तो बेटा स्लोप ये होगा। ठीक, चौथा केस है वो है टेंजेंट नॉर्मल का। ठीक, चौथा केस कौन सा है बेटा? चौथा केस है टेंजेंट नॉर्मल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चौथा केस। ठीक है, चौथा केस क्या है? देखिए, मान लेते हैं मेरा कर्व ये है,
ठीक, ये बात हम ऑलरेडी डिफरेंशियबिलिटी में कर आते हैं, यानी अवकलनीयता में कर आते हैं कि अगर मैं किसी वक्र के किसी बिंदु x1 y1 पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर वक्र के किसी बिंदु x1 y1 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक, यदि y बराबर fx के किसी बिंदु y बराबर fx के किसी बिंदु x1 y1 पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, ठीक है, तो क्या होगी बेटा, वो प्रवणता बराबर होती है dy बाई dx के। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता लिखना इज नॉट अ बिग डील। आपसे किसी ने पूछा कि इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, आपने बोला dy dx हो गई, तो काम खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना dy dx में आपको इस पॉइंट को रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को रखना है, ये है आपकी प्रवणता। तो प्रवणता क्या होती है बेटा, dy बाई dx होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में ध्यान रखना कि dy बाई dx में आपको ये वाला पॉइंट रखना है। और ये ध्यान रखना कि चाहे हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने जा रहे हों, चाहे हम अभिलंब का समीकरण निकालने जा रहे हों, हमेशा ध्यान रखिए जो पॉइंट हमें लेना है वो पॉइंट किस पर होना चाहिए, कर्व पर होना चाहिए, वो पॉइंट किस पर होना चाहिए, कर्व पर होना चाहिए, ठीक है। एक मैक्सिमम जो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, बच्चा देखता ही नहीं है कि जिस पर मुझे टेंजेंट निकालनी है क्या वो पॉइंट कर्व पर है या नहीं, उस पॉइंट का कर्व पर होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी इस बात के लिए बार बार बोल रहा हूं, जब आप dy dx निकालेंगे, ठीक, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया वो पॉइंट कर्व पर है, तो उस पॉइंट को उठा के आप इसमें रख दीजिएगा। क्लियर। कल को सिचुएशन मान लेते हैं ये होती, कर्व ये होता सपोज, ठीक है, और ये पॉइंट होता बेटा अल्फा बीटा, ठीक है, और ये पॉइंट होता आपने x1 y1 होता, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा बताओ टेंजेंट की प्रवणता कितनी है, तो आपने बोला सर टेंजेंट की प्रवणता तो dy बाई dx होती है, लेकिन पॉइंट क्या रखूंगा, पॉइंट ये नहीं रखूंगा बेटा, पॉइंट ये रखूंगा जो कर्व पर है। सबसे मेजर मिस्टेक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं वो कर्व पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, वो कर्व पर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना। सबसे पहले आप हमेशा चेक करो कि वो पॉइंट कर्व पर है या नहीं, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक सिर्फ हमने ये सीखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है बेटा, dy बाई dx होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है बेटा, dy बाई dx होती है, ये बात हमें समझ में आ गई है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। पहला रिजल्ट, यदि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, यदि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है ना, यदि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, समझ में आ गया। यदि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो क्या होगा भाई, इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये मेरा कर्व है, ठीक, समझ में आ गया। आपने स्पर्श रेखा खींची, किस बिंदु पर खींची, इस बिंदु पर खींची, इस बिंदु को क्या नाम दे रहे हैं, x1 y1, ठीक। आपने इस पर क्या खींची भैया, स्पर्श रेखा खींची, खींच दी। बताइए ये स्पर्श रेखा किसके समांतर है, ये स्पर्श रेखा बेटा x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। अब आप सोचो कि अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो इस रेखा ने x अक्ष से कितना कोण बनाया, 0, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है, 0 डिग्री। क्लियर। तो चूंकि ये स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसको हम क्षैतिज भी बोल सकते हैं, यह क्षैतिज है, आगे हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज कर सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो चूंकि ये रेखा इसके समांतर है तो थीटा कितना हो गया बेटा, 0, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, tan 0 डिग्री बराबर dy dx। तो tan 0 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो tan 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। tan 0 0 हो जाएगा, तो यानी स्लोप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। जब भी आपसे बोला जाए कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अगर ये वर्ड यूज करता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस बिंदु पर dy dx क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। दिमाग में सेट कर लो, जब भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर बोले, हॉरिजॉन्टल बोले, तो दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए कि हाँ अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब dy dx क्या होगा बेटा, 0 होगा। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आइए, दूसरे पॉइंट पर आइए, यदि y बराबर fx पर खींची गई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है या x अक्ष के लंबवत है, ऐसा बोल सकते हो कि y अक्ष के समांतर है या x अक्ष के लंबवत बोल सकते हो या ऊर्ध्वाधर है।
समझ में आ गया? तीन बातें हैं। कौन सी तीन बातें हैं? यदि y बराबर एफ एक्स पर खींची गई स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर बोलो, x अक्ष के लंबत बोलो या ऊर्ध्वाधर बोलो, एक ही बात है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बेटा वर्टिकल। तो यानी अगर हमारे पास ड्रॉ की गई टेंजेंट वर्टिकल है, क्या है? वर्टिकल बोल सकते हो या y एक्सिस के पैरेलल बोल सकते हो या x एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो सिचुएशन क्या होगी देखिए। ओके, ये मेरा कर्व, पक्की बात, ठीक है। इस पर आपने क्या ड्रॉ की? खूबसूरत टेंजेंट, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट क्या है? x1 y1, वेरी गुड। बताइए इस टेंजेंट ने x अक्ष से कितना कोण बनाया? 90 डिग्री। कितना बनाया? 90 डिग्री। तो बताओ थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा? tan 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कितना होता है? 1/0। ठीक भाई, हमने सीधी सी बात हमने पहले बोल दिया था। टेंजेंट भाई हमने बोला था प्रवणता होती क्या है? प्रवणता तो d/x होती है, और क्या होती है? tan थीटा होती है। प्रवणता तो प्रवणता ही है। तो सीधी सी बात है, चूंकि ये स्पर्शरेखा x अक्ष के लंबत है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री होते स्लोप क्या होता है? tan थीटा, यानी tan 90 डिग्री हो गया, यानी 1/0 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं इस सिचुएशन में जो d/x होगा वो 1/0 के बराबर होगा। सब पे क्वेश्चन लूंगा मैं, ध्यान रखना, सब पे क्वेश्चन लूंगा। और जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप तुरंत जवाब दो। क्या जवाब दो? कि अगर खींची गई स्पर्शरेखा लंबवत है x अक्ष के तो d/x क्या लेके चलना है? 1/0। क्या लेके चलना है? 1/0। क्लियर? हम चलते हैं तीसरे केस पर। ठीक, यदि वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, अक्षों से समान कोण बनाती है, अक्षों से समान कोण बनाती है, ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यदि वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, क्या कहानी हुई है इसकी, है ना? समान कोण बनाती है, इसका क्या मतलब है? देखो मैं समझाता हूं। देखिए ये मेरा कर्व, ठीक है ना। अक्षों का मतलब निर्देशीय अक्षों से समान कोण बनाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान से देखें, बहुत गौर से देखने की जरूरत है। यदि y बराबर एफ एक्स पर खींची गई स्पर्शरेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी देखो, अक्षों से समान कोण बनाने का मतलब जितना एंगल x अक्ष से बनाती है उतना ही एंगल y अक्ष से बनाती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिचुएशन देखना भाई, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। समझ में आ गया? अक्षों से समान कोण बनाती है, इसका मतलब जितना एंगल x अक्ष से बनाएगी उतना ही एंगल y अक्ष से बनाएगी, पक्का। और अगर इस सिचुएशन की बात करें तो चूंकि इस सिचुएशन में हम बात करें तो इस रेखा ने x अक्ष की धनात्मक दिशा से, रेखा ने, कौन सी वाली रेखा? इस रेखा ने x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाया? 45 डिग्री। कितना बनाया? 45। तो थीटा कितना? 45। स्लोप कितना? tan 45। tan 45 कितना? 1। तो d/x कितना? 1। पक्का। एक सिचुएशन तो ये हो सकती थी। दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दूसरी सिचुएशन बेटा ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरी स्पर्शरेखा ऐसे चली जाती। बिल्कुल ठीक है सर। अगर मेरी स्पर्शरेखा ऐसे चली जाती तो इस केस में यहां पर बताइए कितना है? 45। इधर कितना है? 45, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था स्पर्शरेखा अक्षों से समान कोण बनाती है। तो यहाँ 45 एक सिचुएशन, यहाँ 45 दूसरी सिचुएशन, ठीक। लेकिन क्योंकि मुझे तो स्लोप लिखना होता है, मुझे क्या लिखना होता है? स्लोप। जब मैं इस रेखा का स्लोप लिखूंगा, तो 45 135 हो गया। तो जब मैं इस रेखा का स्लोप लिखूंगा तो 45 कितना हो गया? 135 हो गया। क्लियर? थीटा कितना? 135। तो स्लोप कितना? दूसरा सिचुएशन में स्लोप कितना? tan 135। tan 135 कितना? -1। तो बताइए d/x की वैल्यू कितनी? 1 और -1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि d/x की वैल्यू क्या होगी? +-1 होगी, ठीक। तो जब भी स्पर्शरेखा अक्षों से समान कोण बनाती है तो d/x क्या लेके चलना है? +-1। क्या लेके चलना है बेटा? +-1। समझ में आ गया? तो यदि स्पर्शरेखा अक्षों से समान कोण बनाती है तो d/x क्या लेके चलना है? +-1। केस नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। केस नंबर 4 अगेन इज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो है, इसमें क्या है? देखिए, यदि रेखा y बराबर एफ एक्स, यदि रेखा y बराबर एफ एक्स अक्षों पर समान अंत्यखंड, शून्य, ध्यान रखना, शून्य और समान अंत्यखंड काटती है,
शून्य समान अंत्यखंड काटती है। ठीक है, if tangent to the curve make equal intercepts on coordinate axis, if tangent to the curve make equal intercepts on make equal and non zero intercepts on coordinate axis। ठीक है, अक्षों पर शून्य समान अंत्यखंड बनाती है। इसमें दो बातें हैं। ठीक है, ठीक है, पहला अंत्यखंड के चिन्ह समान है, पहला केस अंत्यखंड का चिन्ह समान है, पहला केस अंत्यखंड के चिन्ह समान है, दूसरा केस अंत्यखंड के चिन्ह विपरीत है। ठीक, तो मैं दोनों सिचुएशन को समझाता हूं, आप दोनों सिचुएशन को ढंग से समझना। ठीक है, आप दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना भी क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए आइए कर्व बनाते हैं। ये कौन है? ये मेरा कर्व है, पक्का कर्व है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ये मेरा कर्व है, इसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया भैया? इस पे हमने ड्रॉ कर दी टेंजेंट, कर दी टेंजेंट ड्रॉ, शाबाश। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या होगा भाई? अंत्यखंड बनाती है। पहली बात तो अंत्यखंड का क्या मतलब होता है? अंत्यखंड का मतलब होता है इंग्लिश में इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? ये जो दूरी यहां से यहां तक दिख रही है ना, ये कहलाता है एक्स अक्ष पे अंत्यखंड। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष पे अंत्यखंड। और ये चीज कहलाती है वाई अक्ष पर अंत्यखंड। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट ऑन सॉरी दिस इज इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट है ना ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट है ना। ये दो इंटरसेप्ट हो गया, एक्स अक्ष अंत्यखंड हो गया, वाई अंत्यखंड हो गया। ठीक, उसने बोला कि अक्षों पर जो अंत्यखंड है वो समान है, और पहला केस है उनके चिन्ह भी समान है। चिन्ह समान होने का मतलब है दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बोल दूं तो इसको भी ए बोल देता हूं, पक्का। ठीक है, अब कॉमन सेंस। ठीक, क्योंकि ये ए और ये ए है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा ये एंगल तो 90 डिग्री है ही मैथ्स में, तो चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेटली एंगल 45 होगा। ये एंगल भी कितना होगा बेटा? 45 होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना होगा? 135 होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात को समझें। क्या समझें? आपको सिर्फ ये समझना था भाई ये 90 है, ये 45 है, 45 है, 135 है। अगर ये 135 है तो इस लाइन का स्लोप मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? क्या लिखूंगा भाई? थीटा कितना हुआ? 135, तो tan थीटा कितना हो गया? tan 135। ठीक, अच्छा tan 135 कितना होता है? tan 135 होता है -1, यानी dx कितना होगा? -1। ठीक है, dx कितना होगा? -1। समझ में आ गया? dx की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कौन से केस में आई बेटा? जब चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान है, तो अगर चिन्ह समान है तो dx की वैल्यू क्या लेनी है आपको? -1 लेनी है। जब चिन्ह समान है तो dx की वैल्यू क्या लेनी है? -1 लेनी है। करेक्ट है? ठीक, इसमें एक सिचुएशन और है, दो सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी। ग्राफ ऐसा चला जाता, टेंजेंट ऐसे चली जाती, ये दोनों नेगेटिव साइड पर होते हैं। ठीक, दोनों ही केस में आपका dx क्या आएगा? -1। ठीक, तो ध्यान रखें अगर स्पर्शरेखा अक्षों पर अशून्य समान अंत्यखंड काटती जिनके चिन्ह समान है तो dx की वैल्यू क्या आएगी? -1। ठीक, अच्छा दूसरी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, बी वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होगा? देखना गौर से, ये ग्राफ है। ठीक है, इस पर आपने क्या ड्रॉ की? टेंजेंट ड्रॉ की। करेक्ट है। अच्छा ये देखिए, ये पॉजिटिव साइड पर है और ये नेगेटिव साइड पर है बराबर, है तो समान, है तो समान ही, ए और ए हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पर है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, यानी दोनों के चिन्ह क्या है? अपोजिट है। अगर अंत्यखंड समान है लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं तो क्या होगा? अरे सीधी सी बात है, अगर अंत्यखंड समान है और चिन्ह विपरीत हैं तो ये एंगल गौर से देखें कितना है? 45। कितना है? 45। तो स्लोप कितना है? 1। तो बताइए dx कितना है? 1। समझ में आ गया? तो इस सिचुएशन के अंदर आप मुझसे बोलोगे तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा आपसे कि यस dx किसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन क्लियर है। अगर आपसे बोलता है समान अंत्यखंड विद सेम साइन, समान चिन्ह के साथ -1 लेना है। ठीक है, समान अंत्यखंड बोलता है ना विपरीत चिन्ह के साथ तो dx +1 बोल लेना है। कुछ ही नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलता है समान अंत्यखंड काटती है तो आपको dx +-1 लेना है। तो ये बात लिख लीजिए, यदि स्पर्शरेखा अथवा अभिलंब, यदि स्पर्शरेखा अथवा अभिलंब, यदि स्पर्शरेखा अथवा अभिलंब, स्पर्शरेखा अथवा अभिलंब अक्षों पर समान अंत्यखंड काटते हैं, ध्यान रखना मैं नॉन जीरो अंत्यखंडों की बात करता हूं। ठीक है, अक्षों पर समान अंत्यखंड काटते हैं, अक्षों पर समान अंत्यखंड काटते हैं, अक्षों पर समान अंत्यखंड काटते हैं तथा चिन्ह के बारे में कुछ भी ना दिया गया हो, तथा चिन्ह के बारे में कुछ भी ना दिया गया हो, तथा चिन्ह के बारे में कुछ भी ना दिया गया हो, तब dy/dx बराबर +-1 लेकर हल करें।
तब डी ऑड एक्स बराबर +-1 लेकर हल करें, तब डी ऑड एक्स बराबर +-1 लेकर हल करें। ठीक है, तो ये बात छोटी छोटी सी है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये कुछ सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई, 4 सिचुएशन मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया भाई? अब तक मैंने आपको बताया कि टेंजेंट पे यानी स्पर्शिका की प्रवणता क्या होती है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया यदि स्पर्शिका एक्स अक्ष के समांतर है तो डी ऑड एक्स 0 लेंगे, यदि स्पर्शिका एक्स अक्ष के लंबवत है तो डी ऑड एक्स 1/0 लेंगे। यदि स्पर्शिका अक्षों से समान कोण बनाती है तो मैंने आपको बोला डी ऑड एक्स +-1 लेना है, और यदि स्पर्शिका अक्षों पर समान अंत्यखंड काटती है उसमें 2 सिचुएशन मैंने आपको बताई है। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं स्पर्शिका के समीकरण पर। क्वेश्चन देखेंगे एक साथ बहुत सारे। स्पर्शिका का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शिका का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आइए कर बनाते हैं वापस। चलो आ जाओ, कर बनाया? बिल्कुल बना लिया सर। कर बनाने के बाद आपने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। बिल्कुल ठीक है सर, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। चलो अब समझना, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझना। हम जब 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं ना, जब हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन में एक बात बोली जाती है, किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? तो किसी भी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m × x - x1। भाई सालों से यही है, रेखा का समीकरण तो यही रहेगा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = m × x - x1। बस जब फर्क इतना है कि जब आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो यहां पर m की जगह क्या आएगा? dy/dx। m की जगह क्या आएगा? dy/dx। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है भाई? ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है भाई? ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है इक्वेशन? y - y1 बराबर dy/dx, x1 y1 x - x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। समझ में आ गया? जब भी टेंजेंट का क्वेश्चन आए तो आपको सोचना है। देखो मैं क्या सोचता था, मैं हमेशा सोचता था कि टेंजेंट की इक्वेशन में मुझे कैसे फंसाएगा भाई? कर्व तो आप मुझे दोगे, वक्र तो आप मुझे दोगे ना, कर्व तो आप मुझे दोगे, तो डी ऑड एक्स तो मैं निकाल लूंगा। तो चूंकि आप मुझे कर्व दोगे इसलिए मैं dy/dx निकाल लूंगा। दिक्कत कहाँ है? पॉइंट की दिक्कत है। तो या तो वो पॉइंट देगा या पॉइंट से रिलेटेड कोई कंडीशन देगा, या तो पॉइंट देगा या पॉइंट से रिलेटेड कोई कंडीशन देगा, दोनों ना दे तो आपको पॉइंट मानना है x1 y1। तीन ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, देखो वक्र का समीकरण वो देगा तो डी ऑड एक्स हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट या तो वो देगा या उससे रिलेटेड कोई कंडीशन देगा, दोनों में से कुछ ना दे तो पॉइंट मानना है आपको, दैट्स ऑल। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट का समीकरण, टी फॉर टेंजेंट। ठीक है, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्शिका। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एन। एन का मतलब अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, एन का मतलब होता है अभिलंब का समीकरण। ठीक है, चलिए अब आज बात करते हैं अभिलंब के समीकरण की। तो आइए अभिलंब को भी समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि टेंजेंट और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। समझ में आ गया? टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा और अभिलंब हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, हमेशा लंबवत होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, है ना, तो अगर मैं इसकी प्रवणता को m ऑफ t बोलूं, m ऑफ t का मतलब टेंजेंट का स्लोप, और इसकी प्रवणता को m ऑफ n बोलूं, इसका मतलब अभिलंब का स्लोप। ठीक, तो चूंकि मैथ्स कहते हैं कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1। ठीक है, अगर दो रेखाएं लंबवत है तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा? -1। ठीक, पहली बात दोबारा बोलता हूं, ये स्पर्शरेखा है, ये अभिलंब है। अभिलंब किसके लंबवत होता है? स्पर्शरेखा के लंबवत होता है, यानी दोनों रेखाएं क्या हैं? लंबवत हैं। अगर दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा बेटा? -1 होगा। श्योर है? तो यहां से अभिलंब की प्रवणता कितनी आएगी? तो यहां से अभिलंब की प्रवणता आएगी -1 अपॉन टेंजेंट की प्रवणता, यानी -1 अपॉन dy/dx, -1 अपॉन dy/dx, -1 अपॉन dy/dx। तो बताइए अभिलंब का समीकरण क्या होगा? अभिलंब का प्रवणता क्या होगा? यह आएगा, ये लीजिए सर। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है जिसको नॉर्मल, जिसको टेंजेंट निकालना आता है उसको अभिलंब निकालना आता है, जिसको अभिलंब निकालना आता है उसको टेंजेंट निकालना आता है। दोनों में एक ही कहानी है, कहानी में कोई फर्क नहीं है,
बस फर्क इतना है कि जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए जो कि dy बाई डी एक्स है। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए जो कि -1/dy बाई डी एक्स है। क्लियर? पॉइंट दोनों में कॉमन है x1 y1। क्लियर? तो हम इसके आगे क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, तो क्वेश्चंस करते हैं, यानी इसके आगे हम बढ़ते हैं। राइट? तो यहां तक की थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हम सब तरह के क्वेश्चन लेंगे, सब तरह के। और चूंकि ये पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में आपको बेसिक तो समझ में आए, ठीक? मान लो मैं सीधा टफ क्वेश्चन ले लूँ, है ना? मान लेते हैं कि मैंने सीधा टफ क्वेश्चन ले लिया और आपकी हालत खराब हो गई। भाई हमें पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीखना है, हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सीखना है, तो पहले हम बहुत बेसिक क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए वो क्या कहता है, आपसे कहता है कि x बराबर 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। देखो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले पॉइंट पर फोकस करो, ठीक है? क्योंकि भाई dy बाई dx निकाल कर भी करोगे क्या, पॉइंट तो चाहिए। अगर आज मैंने पॉइंट नहीं निकाला तो dy बाई dx में मैं रखूंगा किसको? तो मेरी फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले मुझे पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट। तो मैं x की जगह 1 रखता हूँ। राइट? तो सबसे पहले मैंने x की जगह 1 रख दिया। जैसे ही मैं x की जगह 1 यहाँ रखूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो x की जगह 1 रखूंगा तो वक्र में 1 - 1 कितना होगा? 0, यानी y बराबर 0। ठीक है? तो बताइए पॉइंट कितना आ गया? पॉइंट आ गया 1,0। मैं आपको सही बताऊं, आपने एक बार पॉइंट निकाल लिया यानी आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। dy बाई dx कोई भी बच्चा निकाल लेगा, कोई मेजर डील नहीं है। तो आप इसका dy निकाल लेते हैं, है ना? तो आपने इसका dy निकाला, कितना आएगा? 1 + x² को रखा, ठीक है? इसका कितना आएगा? 3x² - 1, ठीक है? इसको रखा, इसका कितना आएगा? 2x, ठीक है? डिवाइड बाय कितना आएगा? 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक? इसमें 1,0 रख दो आप, इसमें 1,0 रख दो आप, समझ में आ गया? इसमें 1,0 रख दो। भाई जो हमने पॉइंट निकालना है, जिस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसको उठा के रख देते हैं, तो 1,0 रख देते हैं। ठीक है? तो x की जगह 1 रखो, ये आएगा 2 × 2 4, ठीक है? ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 4, यानी ये 1 आ जाएगा। क्लियर? ठीक? तो क्या मेरे पास स्लोप आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। क्या मेरे पास पॉइंट आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। तो चूंकि मेरे पास पॉइंट है और चूंकि मेरे पास स्लोप है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? y - 0 = 1 और x - 1। ये मेरा आंसर है। ठीक? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ठीक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? पॉइंट पहले से पता है ना? पॉइंट आप रख के देख लिया करो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है ना? जैसे आप देखो 3 रख के देखोगे, 27 + 27 54, और यहाँ रख के देखोगे तो 54 ही आएगा। करेक्ट है। ठीक है? अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? टेंजेंट की। तो पहले क्या चाहिए? स्लोप। तो dy निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो इसे। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। ठीक है? तो एक काम करना, अपन ने एक ट्रिक सीखी थी। किसमें? हमने एक ट्रिक सीखी थी किसमें? डिफरेंशिएशन में। अगर आपको याद हो तो ट्रिक क्या थी? dy निकालने का तरीका था माइनस लगाओ। dy निकालने का तरीका क्या था? माइनस लगाओ, ऊपर x के सापेक्ष अवकलन y अचर मानकर, नीचे y के सापेक्ष अवकलन x अचर मानकर। ऊपर किसके सापेक्ष अवकलन? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो 3x² आएगा, y अचर है 0, -6x आएगा, y अचर है खत्म, 1 हो गया y का। ठीक है ना? सॉरी 6y और x का 1 आ जाएगा। तो x³ का 3x², y³ का 0, -6 अचर है, y अचर है, x का 1। अब नीचे आ जाओ, नीचे y के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। इसका 0, इसका 3y² -6 अचर है, x अचर है, y का 1। क्लियर? समझ में आ गया? तो 3 3 उड़ा दो, ये आएगा x² - 2y, नीचे आएगा y² - 2x। आ गया? dy आने के बाद उस पॉइंट को इसमें रखना है, तो 3,3 को इसमें रख देते हैं। तो dy निकालने के बाद 3,3 को इसमें रख दीजिएगा। तो माइनस, ये कितना आएगा? 9 - 6 3, ये आएगा 9 - 6 3,
तो डी एक्स कितना आएगा -1। आ गया क्लियर। ध्यान रखना, भूल मत जाना, ये आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला है और आपको चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा भाई, टेंजेंट का स्लोप अगर ये है ना, तो नॉर्मल का स्लोप आप लिख लोगे, इससे उल्टा करके माइनस कर देना तो 1 आ जाएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y -3, यहाँ क्या आएगा x -3 और यहाँ कितना आएगा 1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले बात पॉइंट निकालना है। हमारा सबसे पहले काम ये है कि हमें पॉइंट निकालना होता है। तो मैंने x की वैल्यू 1 उठा के यहाँ रख दी है ना, रख दी। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 1 उठा के रख दी है, राइट। तो मैंने x की वैल्यू 1 रखी। जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आएगा 1 से लेकर 1 तक। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1 तक। ठीक, 1 से लेकर 1 तक समाकलन क्या होगा 0। तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट आ गया 1,0। सबसे पहले हमेशा देखो पॉइंट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, x की जगह 1 रखो, 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 1 तक समाकलन 0, यानी पॉइंट आ गया 1,0 आ गया। पॉइंट निकालने के बाद क्या चाहिए, dy/dx। क्या चाहिए, dy/dx। तो कैसे निकालेंगे, 1/1 प्लस, ठीक, t की जगह क्या रखेंगे, t की जगह रखेंगे उच्च सीमा, t की जगह क्या रखेंगे उच्च सीमा, t की जगह क्या रखेंगे उच्च सीमा, उच्च सीमा का फलन 3x² माइनस t की जगह क्या रखेंगे निम्न सीमा, t की जगह क्या रखेंगे निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा का फलन 2x। क्लियर, क्या करना है आपको, समझ में आ गया। t की जगह क्या रखेंगे उच्च सीमा, उच्च सीमा का फलन 3x² माइनस t की जगह क्या रखेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा का फलन 2x। हो गया। dy/dx निकालने के बाद उस पॉइंट को रखना होता है, ठीक, dy/dx निकालने के बाद हमेशा उस पॉइंट को रखना होता है। तो रख दीजिए, तो 3 - 2/√2 यानी 1/√2 आ गया, ठीक। तो क्या मेरे पास स्लोप आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है सर। और चूंकि मेरे पास स्लोप आ चुका है और पॉइंट भी आ चुका है ना, क्योंकि मेरे पास स्लोप भी आ चुका है और पॉइंट भी आ चुका है, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लूंगा और टेंजेंट की इक्वेशन होगी y - 0 = 1/√2 x - 1। ये हमारा आंसर है, समझ आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, y - 0 = 1/√2 x - 1। ये मेरे टेंजेंट की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया उन लोगों के लिए जो चमत्कारी हैं। अगर कोई बच्चा चमत्कारी है उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे जो क्या करते हैं, चाहे आप कितने पढ़ा लो, बच्चा नहीं मानता, उसकी आदत होती है ना, उस बच्चे को कितने पढ़ा लो, बच्चा क्या करता है, इसको देखते 2 tan inverse x लिख देगा। क्या लिख देगा, 2 tan inverse x। ठीक, किसी को याद है ये 2 tan inverse x है या नहीं, सोचो, क्या ये 2 tan inverse x है या नहीं, सोचो। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। कितना ही पढ़ा लो बच्चा मानते नहीं है। ये चीज -π - 2 tan inverse x होती है जब x - 1 से छोटा है। ये चीज 2 tan inverse x होती है जब ये -1 से 1 है। ये π - 2 tan inverse x होती है जब x 1 से बड़ा है। समझ में आ गया। अरे तो आपको किस पर चाहिए, अरे आपको तो √3 पर चाहिए, √3 पर चाहिए भैया। और √3 पर चाहिए इसका मतलब >1 पर चाहिए, आप इस पर खड़े हो। ये है आपका केस, ठीक। तो जिन बच्चों को आदत है ना कि तुमको देखा तो एक ही ख्याल आया, तुम तो 2 tan inverse x हो, तुम 2 tan inverse x नहीं हो, तुम चमत्कारी हो। समझ में आया क्यों, अरे हमेशा 2 tan inverse x नहीं होता ये। अगर आप -1 से 1 में बात करेंगे तो 2 tan inverse x है, और -1 के पीछे या 1 के आगे डेफिनेशन बदल जाती है। तो चूंकि आप √3 पर खड़े हैं, यानी 1 पर खड़े हैं, अगर 1 पर खड़े हैं तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, π - 2 tan inverse x, ठीक है। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमको हटाकर क्या लिखा जाएगा, π - 2 tan inverse x लिखा जाएगा, पक्का लिख लिया जाएगा। अब आप इसका dy/dx निकालो, इसका dy/dx निकालो, ये dy/dx आएगा इसका। समझ आ गया। तो आपने इसका लिखा y लिख लिया, y लिखने के बाद आपने इसका dy/dx निकाला, ये dy/dx आ जाएगा, आ गया। और dy/dx निकालने के बाद है ना, उस पॉइंट को रखना होता है। अच्छा पॉइंट तो हमने निकाला ही नहीं, कैसे, अरे x की वैल्यू √3 रख के पॉइंट तो निकालो, x के लिए √3 रख के पॉइंट तो निकालो। रखो भाई 2√3/4 √3/2 √3/2 यानी π/3 समझ में आ गया, π/3 पक्का। तो पॉइंट आ चुका है, उस पॉइंट को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो dy/dx √3, π/3 पर कितना आएगा, -2 √3/4 यानी -√3/2, ठीक।
इसका सबसे अच्छा पार्ट केवल ये है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी तो आप किसी से भी करवाओगे, गली में कोई भी कर देगा, क्योंकि एक बार आपने कर्व लिख लिया, डिफरेंशिएट करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें पॉइंट रखना, ओहो रूट 3 नहीं आएगा भैया, क्या रहे हो यार तुम आज हैं। अरे रूट 3 रखोगे तो -2/4 1/2 तो आएगा। ओके, गलती से मिस्टेक हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा dx आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, रूट 3, π/3 दोनों आ चुके हैं। क्या हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। तो बताइए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन? तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस π/3 बराबर x माइनस रूट 3, y माइनस π/3 और x माइनस रूट 3, और स्लोप कितना हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप चाहिए 2। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जेई में आया हुआ है ना, जेई में आया हुआ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सही बताऊं तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें पूछा है कि वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां खींची गई स्पर्शरेखा क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर है। यानी क्षैतिज का मतलब x अक्ष के समांतर है और ऊर्ध्वाधर का मतलब है y अक्ष के समांतर है, ठीक, कोई बात नहीं। क्षैतिज के लिए हमने बोला था dx 0 करेंगे, है ना, और वर्टिकल के लिए हमने बोला था dx 1/0 करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं इसका dx निकाल लेता हूँ, ठीक। तो dx कैसे निकालेंगे? माइनस ऊपर x के रेस्पेक्ट में करो, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो इसका 0, इसका होगा -3y, ठीक है। नीचे y के रेस्पेक्ट में करो, 3y² - 3x, 3 हो गया। तो ये कितना आ गया? y/y² - x, ये dx आ गया, ठीक है ना। तो dx कितना आ गया? y/y² - x, ये आ गया, ठीक। इस पॉइंट को उठा के रख लेते हैं, पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं। पॉइंट क्या मान लेते हैं? x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या मान लेते हैं? x1 y1 मान लेते हैं। भाई पॉइंट आपने दिया नहीं ना, पॉइंट दिया नहीं तो पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, तो हमने पॉइंट x1 y1 मान दिया, ठीक है। अच्छा ये तो मेरा स्लोप आ गया। एक बात और ध्यान रखना कि x1 y1 जो है वो कर्व पर है, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अरे x1 y1 कहाँ पर हैं? कर्व पर हैं, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। अब आगे देखते जाओ, पहला पार्ट अच्छे से समझना। पहला पार्ट, स्पर्शरेखा क्षैतिज है। स्पर्शरेखा क्षैतिज, इसका क्या मतलब है? अरे स्पर्शरेखा क्षैतिज है, इसका मतलब dx 0 है। स्पर्शरेखा क्षैतिज, इसका मतलब dx 0 है। अगर dx 0 है, इसका मतलब ये चीज 0 है, ठीक है। ये चीज अगर 0 है, इसका मतलब y1 0 है ना। और अगर y1 0 है तो मुझे x1 निकालने के लिए क्या करना चाहिए? अरे मुझे x1 निकालने के लिए उसको उठा के वक्र में रख देना चाहिए, कर्व में रख देना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो मुझे कर्व पर निकालना था। तो y1 बराबर 0 उठा के कर्व में रख देते हैं, है ना। ये रहा, इसमें रख देते हैं 1 में, ठीक है ना। 1 से y1 की वैल्यू 0 रख दो, y1 की वैल्यू 0 रख दो, यू विल गेट 2 बराबर 0, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। मैं इस क्वेश्चन को पूरे मार्क्स देता हूँ। क्यों देता हूँ? बच्चा यहाँ जाकर लटक जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। आप सॉल्यूशन देखो, आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान था, हाँ है, लेकिन जब आपका पॉइंट नहीं निकलेगा ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। फिर आप क्या करोगे? दोबारा सॉल्व करोगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? अरे y1 0 तो आ रहा है, x1 क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना यार। हर कर्व पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर। आप इस पैराबोला को देखो, इस पर जो टेंजेंट आएगी वर्टिकल आएगी, आती नहीं है हॉरिजॉन्टल, कहाँ से पैदा करूँ? तो जरूरी नहीं कि बेटा हर कर्व पर टेंजेंट तुझे हॉरिजॉन्टल मिले ही मिले। उसने बोला वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर खींची गई स्पर्शरेखा क्षैतिज है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। मिला ही नहीं ना, होता तो मिल जाता। समझ आ गया? ये तो संभव ही नहीं है, ठीक। तो कोई पॉइंट नहीं है किसके लिए? क्षैतिज के लिए, ठीक है ना। क्षैतिज स्पर्शरेखा के लिए कोई पॉइंट नहीं है। समझ आ गया? क्षैतिज के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? फाई आंसर आएगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर है कि स्पर्श रेखा क्षैतिज है, तो पॉइंट बताओ, तो आपका आंसर होगा 5। कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है भैया, कोई पॉइंट मिला ही नहीं तो कहां से पैदा करें, ठीक। अब आता है सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है ऊर्ध्वाधर है। क्या है? ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब 1/0। ऊर्ध्वाधर का मतलब 1/0। तो इस चीज को आप 1/0 के बराबर कर दें। इस चीज को आप 1/0 के बराबर कर दें। तो यहां से y1² किसके बराबर हो गया?
x1 के समझ में आ गया। तो उसको 1/0 के बराबर करते हैं तो y1 स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x1 के। पक्का, इसको उठा के बकरे में रखो, ठीक है, इसको उठा के वक्र में रखो, कर दें। तो एक से y1 क्यूब माइनस x1 की जगह क्या रखोगे, y1 स्क्वायर, तो माइनस का 3y1 क्यूब प्लस 2 बराबर 0, तो y1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, और अगर y1 की वैल्यू 1 तो x1 की वैल्यू भी 1, तो पॉइंट बताओ 1,1, ठीक है, पॉइंट बताओ 1,1। तो आपसे पूछा जाए अरे यार क्षैतिज के लिए क्या आंसर आया था, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या आंसर आएगा 1,1, तो इसका आंसर आएगा 1,1 और क्षैतिज के लिए कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। देखिए जेई में वो क्वेश्चन है, उसने बोला कि वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर खींची गई स्पर्शरेखा ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना। उसने बोला वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर खींची गई स्पर्शरेखा ऊर्ध्वाधर है, ठीक। पहला ख्याल आपको पता ही है क्या आने वाला, ऊर्ध्वाधर का मतलब 1/0 करना है dy/dx को, ठीक। तो मैंने इसका dy/dx निकाला अपनी ट्रिक से, dy/dx क्या आएगा, माइनस ऊपर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो माइनस e की पावर xy का e की पावर xy का y होगा प्लस x का 1 होगा, ठीक है। नीचे y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 माइनस e की पावर xy और xy का x होगा, ठीक है। ये आपका dy/dx है, ठीक। पॉइंट की जरूरत नहीं, सीधे निकाल लेते हैं अपन, आ गया। चूंकि स्पर्शरेखा ऊर्ध्वाधर है तो ये 1/0 के बराबर होगा, ठीक। कोई x1 y1 रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो अदरवाइज सीधा निकाल रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, की बात है, ठीक है। तो इसको 1/0 के बराबर कर दिया, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस x e की पावर xy बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से 1 बराबर x e की पावर xy आ गया, बिल्कुल ठीक है, यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद, है ना, यहां तक आने के बाद लफड़ा क्या है, लफड़ा सिंपल सा ये कि सॉल्वेबल नहीं है, ये मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। e की पावर x बराबर 1/x को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ग्राफिकली हिट एंड ट्रायल से हम पॉइंट निकाल पाते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम करेंगे क्या, आपने तो मुझसे पॉइंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के पास जाएंगे और जो ऑप्शंस को सेटिस्फाई करेगा उसको ले लेंगे, सीधी सी बात है। तो हम ऑप्शंस के पास जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है 1,0, रख के देखते हैं, x की जगह 1, y की जगह 0, x की जगह 1, y की जगह 0, ठीक है। 1 बराबर 1 आ रहा है, करेक्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो कर रहा है। दूसरा ला लेते हैं, -1,0 लेंगे तो 1 बराबर -1 नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरा है 0,1 लेंगे तो 1 बराबर 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चौथा 0,-1 नहीं कर रहा, ठीक है। तो केवल और केवल एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो है आंसर ए, इसलिए हमारा आंसर होगा ए, ठीक। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि बच्चा यहाँ जाके फंस जाता है, उसके बाद वो कहता है कि नहीं तुझे तो मैं सॉल्व करके छोड़ूंगा, है ना। वो उसके दिमाग में है ना सेंटिमेंटल घुस जाता है, पागल हो जाता है कि तुझे तो सॉल्व करके छोड़ूंगा, फिर वो लॉग लेगा, फिर चमत्कार मचाएगा, फिर छोड़ देगा। अरे भाई सीधी सी बात है, सॉल्वेबल नहीं है, अपने से नहीं होगा बेटा, तो सीधी सी बात है, पॉइंट रख के देख ले, आंसर आ जाएगा। क्लियर? आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, आ गया, ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू लिखा हुआ log 2 mod x लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू -1/3 पर आपको टेंजेंट का समीकरण दे रखा है उसमें, ठीक। x बराबर -1 पर 1/3 पर टेंजेंट का समीकरण दे रखा है, तो अच्छी बात है, दे रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और उस टेंजेंट की इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है, सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मेरा मोटो क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, x बताइए क्या है, -1/3 है, x क्या है, -1/3, x की जगह -1/3 यहाँ रखेंगे तो y कितना आएगा, mod log 2, ठीक है। अच्छा, -1/3 का mod 1/3 होगा, -1/3 का mod 1/3 होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे log 1 माइनस log 3, ठीक है। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, ठीक है। log 1 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का ही बचेगा, mod माइनस को खा जाएगा तो क्या बचेगा, log 2 3 बचेगा, ठीक है। इस पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर भाई, ये माइनस जो था मॉड में खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा, राइट। यहाँ तक आने के बाद पॉइंट आ चुका है, यानी पॉइंट की लड़ाई तो खत्म हो गई। एंड द पॉइंट इज -1/3 और log 3/2। एक बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, ठीक। अब मुझे चाहिए dy/dx, है ना। dy/dx निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि मुझे पहले कर्व डिफाइन करना है। नहीं, कर्व को डिफाइन करने का मतलब है बेटा लॉग, ये पॉइंट मॉड वर्ड हटा ले, ज़्यादा अच्छा है, मॉड डालेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया, पहले मॉड हटाना चालू किया, है ना। तो y इक्वल्स टू
अच्छा आपका बताइए x कितना है, -1/3। x कितना है, -1/3, यानी x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x को हटाकर क्या लिखेंगे, -x। ठीक है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x को हटाकर क्या लिखेंगे, -x। पहली बात क्लियर, ये बात तो समझना आती है। दूसरी बात बताइए क्या होगा। अच्छा दूसरी बात और समझना अच्छे से, है ना, क्योंकि हम मॉड डिफाइन कर रहे हैं। चूंकि x -1/3 था तो मॉड x को हटाकर मैंने -x लिखा। यहाँ तक की कहानी मुझे समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा x की जगह क्या रखूंगा मैं, x की जगह क्या रखूंगा, -1/3 रखूंगा। अगर मैं x की जगह -1/3 रखूंगा तो यहाँ 1/3 आएगा। अच्छा यहाँ बेस कितना है, 2 है, और यहाँ 1/3 है। अगर मैं log की वैल्यू निकालता हूँ 1/3 पर, बेस 2 पर, तो दुनिया में किसी से पूछ लो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, किसी से पूछ लो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी 100%। ठीक है, यदि log का आधार और नंबर इकाई के अपोजिट साइड पर हैं, अगर log का आधार और नंबर इकाई के अपोजिट साइड पर हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, यदि log का आधार और नंबर इकाई के अपोजिट साइड पर है तो वैल्यू नेगेटिव आती है बेटा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। ठीक है, अगर मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलता है, और पॉजिटिव है तो प्लस के साथ खुलता है। तो ये मेरा वाई डिफाइंड हुआ है। अब मैं इसका d/x निकालूंगा। क्या निकालूंगा, d/x। ठीक है, तो काम करते हैं, इसका बेस चेंज कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे ln -x, बटे में लिखेंगे ln2। लॉग का आधार चेंज करना आता है, लॉग का आधार चेंज करना आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। अब आप डिफरेंशिएट करो इसे, क्या करेंगे, d/x निकाल देते हैं। कितना आएगा, ln -x का 1/-x और -x का -1। ठीक है, 1/ln2, ln -x का 1/-x, -x का -1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और x की जगह क्या रखना है, -1/3। x की जगह क्या रखना है, -1/3। ठीक है, x की जगह क्या रखना है, -1/3। x की जगह क्या रखना है, -1/3। यहाँ -1/3 ऊपर रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3/ln2। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। क्लियर। तो क्या मेरे पास स्लोप आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। क्या मेरे पास पॉइंट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा। अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा। समझ आ गया, क्लियर। स्लोप भी पता है, ठीक, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी भाई, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस दिस बराबर स्लोप। स्लोप कितना है मेरा, 3/ln2 x प्लस 1/3 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये आएगा y/ln2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ln3, ये आएगा 3x प्लस 1। आ गया, समझ आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया उधर चली जाएगी तो क्या आएगा, सारी दुनिया अगर उधर चली जाएगी तो क्या होगा, देख लेते हैं भाई क्या होगा, है ना। सारी दुनिया को उधर ले जाओ तो 3x है ना, माइनस y/ln2 है ना, प्लस, है ना, ये चीज उधर चली गई। अच्छा ln3 उधर जाएगा और ln1 वो 1 उधर है ना। इस 1 को क्या मैं ln3 ln लिख दूं, 1 को ln नहीं लिख सकते हैं मैथ्स में, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो 3x बिल्कुल ठीक, ये उधर गया, ये ठीक है, प्लस ln3 उधर जाएगा और ln पहले से था। ln3 प्लस ln कितना होता है, ln3 बराबर 0, ln3 बराबर 0। अब आगे सुन, 3x प्लस y और इस माइनस को उठा के पावर में ले जा, 2 की पावर -1। तो इस माइनस को उठा के पावर में ले जा तो 2 की पावर -1, ln1/2 प्लस ln3 बराबर 0। क्लियर है। कंपेयर करके बताइए, कंपेयर करके बताइए, दोनों को कंपेयर करके बताइए। p कितना है 3 और q कितना है हाफ।
आपसे पूछा था p प्लस क्यू कितना होगा, तो p प्लस क्यू हो जाएगा 7/2। आपका आंसर 7/2। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया, मतलब मैं इसको फुल मार्क्स देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, लॉग को डिफाइन करना आना चाहिए, और लॉग को डिफाइन कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, आई थिंक 7 था, 8th क्वेश्चन ये है हमारा। चलते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, है ना। देखिए मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ क्वेश्चन है? मेंस में आया क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कैसे अच्छा है देखिए। पहली बात तो 1 प्लस साइन एक्स है ना, हम सब जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? अरे फायदा ये हो गया कि y बराबर tan इनवर्स आ गया। अंडर रूट से बाहर आएगा तो मॉड लगेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो मॉड लगेगा। तो cos x/2 प्लस साइन x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, अब यहां पर है ना हमें दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि x कहां से कहां तक है? 0 से π/2 है। तो x/2 कहां से कहां तक है? 0 से π/4 है। ठीक है, अगर 0 से π/4 है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा? पॉजिटिव, साइन कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, और 0 से π/4 में, 0 से लेकर π/4 में, 0 से लेकर π/4 में cos बड़ा होता है भाई। cos क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, 0 से लेकर π/4 में cos क्या होता है? बड़ा होता है। cos बड़ा होता है मतलब ये टर्म पॉजिटिव आएगी, है ना, सीधे सीधी बात है, cos बड़ा है तो पॉजिटिव आएगी, खत्म। ठीक है, तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, यहाँ पर मॉड की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ऊपर नीचे से cos x/2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से cos x/2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2 बन गया। तो क्या बनेगा ये? tan इनवर्स, ये बनेगा tan π/4 प्लस x/2, ये आ जाएगा। श्योर है? पक्का है? ठीक है। अच्छा, x/2 वहां से कहां तक है? 0 से π/4 है, तो हमें π/4 प्लस 0 से π/4, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं y बराबर π/4 प्लस x/2। इसका अवकलन कितना आएगा बेटा? इसका अवकलन आएगा हाफ। आ गया? ठीक। अब हमें करना क्या है? अरे हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी थी? नॉर्मल की। किस बिंदु पे निकालनी थी? π/6 पर। किस पे निकालनी थी? π/6 पर। ठीक है, तो चलिए x की जगह π/6 रख दो कर में, x की जगह π/6 रख दो कर में। तो y बराबर कितना आएगा? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस हाफ 3/2, 1 माइनस हाफ हाफ tan √3। tan में √3 कब आता है? π/3 पर। tan में √3 कब आता है? π/3 पर। ठीक है, tan में √3 कब आता है? π/3 पर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पॉइंट कितना आ गया? π/6 कॉमा π/3, π/6 कॉमा π/3, π/6 कॉमा π/3, π/6 कॉमा π/3। क्लियर? तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y माइनस π/3 बराबर स्लोप कितना है? -2x माइनस π/6, ये आएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको टेंजेंट का स्लोप नहीं लेना है, आपको नॉर्मल का स्लोप लेना है। तो पॉइंट निकाला आपने π/6 कॉमा π/3, और ये पॉइंट लिखने के बाद आपने नॉर्मल का स्लोप लिख लिया, लिख दी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आ गई भाई? 2x प्लस वाई बराबर 2π/3, 2x प्लस वाई बराबर 2π/3। किससे पास होगा ये पास होगा 0,2π/3 से। बस उसने ये पूछा था किससे पास होगा, तो किससे पास होगा? 0,2π/3 से पास होगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये आंसर है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हाँ इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये 9वें नंबर का 10वें नंबर का, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे नंबर याद नहीं है, 9वें नंबर का 10वें नंबर का जो भी है। ठीक है, ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, तीनों ही अच्छे हैं। इसमें ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को पसंद भी और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आपको मैक्सिमम बुक्स के अंदर पैसेज मिल जाएंगे। अगर आप मैक्सिमम बुक्स को देखेंगे तो मैक्सिमम बुक्स में इस पर पैसेज मिल जाएगा आपको। ठीक, अच्छा क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, वो कहता है कि y बराबर, ये मेरे पास कर्व है, क्या दे रखा है उसने? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, ये कर्व दे रखा है। ठीक, और उसने बोला है कि ये x अक्ष को p -2,0 पर स्पर्श करता है। x अक्ष को -2,0
कॉमा 0 पर स्पर्श करता है। तो जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, जैसा वो कह रहा है वैसे करो, आप दिमाग लगाओ ही मत अपना। उसने कहा कि ये कर्व एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है किसी बिंदु -2,0 पर कर रहा है, ठीक है। अगर ये कर्व अगर एक्स अक्ष को टच कर रहा है तो ये बिंदु किस पर होगा, कर्व पर होगा। तो पहली बात तो मैं लिख सकता हूं P -2,0 लाई ऑन कर्व। समझ आ गया भाई, ये जो पॉइंट आपका है वो तो कर्व पे लाई करेगा। अगर ये पॉइंट कर्व पर लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो चूंकि P -2,0 वक्र को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट वक्र पर है, तो वक्र की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो रख देते हैं भाई, ये लाई कर रहा है कर्व पे, तो रख देते हैं y की जगह 0, x की जगह -2, कितना आएगा, माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस 5। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई ना पहली इक्वेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से हमने बना ली। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, वो कहता है y अक्ष को बिंदु q पर कट करता है, y अक्ष को बिंदु q पर काटता है यानी कट करता है, तो y अक्ष पे पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक। तो y अक्ष पर क्या 0 होता है भाई, y अक्ष पर x 0 होता है, y अक्ष पर क्या 0 होता है, x 0 होता है, तो x की जगह 0 रखो, 0 0 0 5, तो ये पॉइंट आएगा 0,5 आ गया। उसने बोला क्या है, y अक्ष को बिंदु q पर काटता है जहां प्रवणता 3 है, इस बिंदु पर प्रवणता क्या है, 3 है। तो आइए d/x निकालते हैं, आइए dy/x निकालते हैं, कितना आएगा d/x, 3ax² प्लस 2bx प्लस c आ गया। और इसमें उस पॉइंट को उठा के रख दीजिए, 0,5 को उठा के रख दीजिए, c आ जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को उठा के रख दीजिए। उसने बोला है भाई इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रवणता कितनी है, 3 है, तो इस बिंदु पर प्रवणता कितनी आई मेरी, c आई। ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो c कितना आ गया, 3, ठीक। अगर मैं स्टूडेंट होता और अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं डेफिनेटली इतना तो कर ही लेता, क्यों, क्योंकि उसने बोला एक्स अक्ष को स्पर्श करता है यानी बिंदु लाई करा दिया। दूसरा काम उसने क्या बोला, दूसरा काम उसने बोला कि y अक्ष को बिंदु q, तो q निकाला, उस पर प्रवणता निकाल ली, प्रवणता कितनी है, 3, खत्म काम। अब यार a b c निकालने के लिए c तो निकल गया, लेकिन a और b निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं। मेरे पास कितनी इक्वेशन है, मेरे पास एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब मेरे पास दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी। तो लड़ाई किस बात की है, लड़ाई इस बात की कि मैं दूसरी इक्वेशन को कहाँ से लाऊं, ठीक। तो उसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए और मैं भी सोच रहा हूँ, देखिए क्या करते हैं, ठीक। इस इक्वेशन को मैंने इस ग्राफ को लगातार घूरा तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या आया कि यार एक बात बताओ, ये कर्व इस बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, अगर ये कर्व इस बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो यानी एक्स अक्ष क्या है, अरे एक्स अक्ष को स्पर्श रेखा का काम कर रही है, यानी इस बिंदु पर इस वक्र पर स्पर्श रेखा कौन है, एक्स अक्ष है, क्लियर। यानी इस बिंदु पर, यानी dy/dx -2,0 पर 0 है, यानी dy/dx -2,0 पर 0 है। इसका क्या मतलब है भाई, अरे वो कह रहा है स्पर्श रेखा का काम एक्स अक्ष कर रहा है, अगर स्पर्श रेखा का काम एक्स अक्ष कर रहा है तो एक्स अक्ष की प्रवणता तो 0 होगी भाई, एक्स अक्ष अपने आप में एक्स अक्ष की रेखा होगी, जो एक्स अक्ष एक ही हो गया ना, तो dy/dx 0 हो गया, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, 0। तो dy/dx में इस पॉइंट को उठा के रख देगा, कितना आ जाएगा, रखो x की जगह -2 रखो, कितना आएगा, 12a - 4b प्लस c बराबर 0, -2 रखो, 12a - 4b प्लस c बराबर 0, क्लियर। तो क्या मैं c निकाल चुका हूं, बिल्कुल निकाल चुका हूं, c निकाल चुका हूं, और a और b की 2 इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना। कौन कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्या निकल कर आएगा। a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू -3/4 है, ठीक है। और c की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेना, रखकर किसी में भी रखकर देख लो, जैसे -1/2 यहाँ रख कर देख लो, 4 आ रहा है, 4b तो ये कितना आएगा, -3 आ रहा है, और -2c तो -6 आ रहा है, प्लस 5, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, राइट है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जेईई में, ये भी अच्छा है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कहता है वक्र y बराबर इस पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर स्पर्श रेखा इसके समांतर है, सीधी सी बात है। अच्छा मुझे कर्व नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे कर्व नहीं आएगा मैं हमेशा स्माइल ही बनाऊंगा, मेरा एक ही फंडा है, जब भी कर्व नहीं आए स्माइल बना लो, बना लिया। उसने बोला कर्व का वह बिंदु ज्ञात करो जहां खींची गई स्पर्श रेखा, यानी मुझे ये बिंदु निकालना है, कर्व पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, इस रेखा के
समांतर है। वो सिंपल सा कह रहा है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां खींची गई स्पर्शरेखा इस रेखा के समांतर है। मैथ्स कहती है अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। यानी इस टेंजेंट का स्लोप अगर mt है और इस रेखा का स्लोप कितना है बेटा, -½ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनका मतलब चूंकि दोनों समांतर हैं तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से पहली बात मैं ये बोल सकता हूं कि टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, -½ के। टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, -½ के। क्लियर। अच्छा, वक्र का समीकरण आपके सामने है, एक तरफ ले जाते हैं, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद हम इसका d/x निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d/x निकाल लेते हैं अपनी ट्रिक से। हमने इसका d/x निकाला, माइनस ऊपर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, नीचे y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये मेरा d/x आ गया d/x, ये आ गया मेरा d/x, पक्का आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसमें पॉइंट उठा के रख दो आप x1 y1, है ना, इसमें पॉइंट उठा के रख दो आप x1 y1, रख दिया। ठीक, वो ये कह रहा है कि ये जो आपने स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाली है वो किसके बराबर है, -½ के। ये किसके बराबर है, -½ के। इसको कैंसिल कर दो। ठीक, यहां से आएगा 2 sin x1 + y1 बराबर आएगा 1 + sin x1 + y1 के। तो यहां से sin x1 + y1 बराबर 1 आ गया। आ गया। मैथ से कहती है कि जिस एंगल पर sin 1 होगा, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी एंगल पर sin 1 होगा उस एंगल पर cos हमेशा 0 होगा। दुनिया में जिस भी एंगल पर sin 1 होगा उस एंगल में cos हमेशा 0 होगा। ये फिक्स है, दिमाग में सेट कर लो कि जिस भी एंगल पर sin 1 है ना उस एंगल पर cos क्या होगा, हमेशा 0 होगा। पक्का। अच्छा, अब बताओ वक्र की इक्वेशन क्या थी। वक्र की इक्वेशन थी y = cos x + y। वक्र की इक्वेशन क्या थी, y = cos x + y। पॉइंट रख दो। ठीक है, ये मेरे पास वक्र से आ गया। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को फील किया। क्वेश्चन को फील क्या किया कि आपने बोला इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां खींची गई स्पर्शरेखा इस रेखा के समांतर है। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। हमने स्लोप बराबर किए। mt क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। स्पर्शरेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, dy/x से निकालते हैं। वो निकालने के बाद -½ के बराबर कर दिया। तो यहाँ से sin 1 आ गया। जिस एंगल पर sin 1 हुआ है उस एंगल पर cos 0 होगा। ठीक है, अब सुनना, ये चीज क्या है, 0। अगर ये चीज 0 तो ये चीज क्या है, 0। तो y1 कितना है, 0। अरे तुम 0, इसका मतलब तुम 0, तुम 0, इसका मतलब y1 0। अगर y1 0 तो 1 से, अगर y1 0 तो 1 से sin x1 बराबर 1। अगर y1 0 तो sin x1 बराबर 1, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, π/2 आएगी और -3 π/2 आएगी। क्योंकि आपसे -2π से +2π में पूछा गया है। तो π/2 पर 1 आता है, π/2 पर 1 आता है और -3 π/2 पर 1 आता है। साइन दो जगह 1 आएगा। क्लियर, आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया भैया, पॉइंट आ गया π/2, 0 और -3 π/2, 0। समझ में आ गया। तो पॉइंट डी आ गया मेरे पास। और क्या बचा है, अरे सर पॉइंट तो आ चुका था, और क्या चाहिए, टेंजेंट ही तो चाहिए। तो जब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y - 0, स्लोप कितना है, -½ x - π/2, पहला आंसर। दूसरा क्या है, y - 0 -½ और दूसरा पॉइंट है x + 3 π/2। ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल। समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं, है ना, सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है इस क्वेश्चन का कि भाई 2 लाइंस पैरेलल, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाया, पॉइंट निकाला, आपका आंसर आ गया। ठीक, अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसको देखिए आप, कि कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन नंबर 12, लोकस का मतलब हिंदी में बिंदुपथ होता है भाई। लोकस का क्या मतलब होता है, बिंदुपथ। ठीक है, अच्छा अब क्या मतलब है देखो, उसने बोला 0,0 से वक्र y = sin x पर स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं। इसको समझते हैं, थोड़ा फील करते हैं। क्या कहना चाहते हो आप, हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे मैंने, ये मेरा कर्व है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इस पर स्पर्शरेखाएं खींची हैं। क्या खींची हैं, स्पर्शरेखाएं खींची हैं। ठीक है,
इस पर क्या खींची है मैंने, स्पर्शरेखाएं खींची हैं। आइए खींचते हैं स्पर्शरेखाएं। देखिए इससे मैंने स्पर्शरेखा खींची, ठीक है, इससे मैंने स्पर्शरेखा खींची, तो ये स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है ना। ये जितने भी स्पर्श बिंदु मिलेंगे उन सब स्पर्श बिंदुओं का लोकस क्या होगा, बिंदु पद क्या होगा, वो किस कर्व पे मूव करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि जो स्पर्श बिंदुओं में मिलेंगे बहुत सारे, वो किस कर्व पर मूव करेंगे, यानी उनका बिंदु पद क्या होगा। ठीक, अब समझना अच्छे से। देखिए पहली बात तो सुनना अच्छे से। अच्छा, ये जो पॉइंट है h, किस पर लाई करेगा, कर्व पे लाई करेगा। तो चूंकि ये वाला पॉइंट कर्व पर लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पहली बात k बराबर आ गया sin h। दूसरी बात, ठीक है, ये आपने क्या खींची है, स्पर्शरेखा, ठीक है ना। ये आपने क्या खींची है, स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बाय dx। स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बाय dx, ठीक है। किस पॉइंट पर, h, k पर, किस पॉइंट पर h, k पर क्या हो गई, cos h आ गई, ठीक। ध्यान रखना ये स्पर्शरेखा है, इसकी प्रवणता cos h है, और इसी रेखा की प्रवणता, इसी रेखा की प्रवणता OP की प्रवणता बताओ क्या है, इसी रेखा की प्रवणता क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k बाय h। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। अरे ये क्या है भाई, अरे ये स्पर्शरेखा है, इसकी प्रवणता क्या है, cos h। अरे ये रेखा दो बिंदु से जाने वाली रेखा भी तो है, तो इसकी प्रवणता क्या है, k बाय h। तो चूंकि ये वाली जो रेखा है इसकी प्रवणता k बाय h भी है, और इसी रेखा की प्रवणता cos h भी है, दोनों है तो एक ही रेखा की प्रवणता। अगर दोनों एक ही रेखा की प्रवणता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो k बाय h बराबर cos h, तो k बराबर आ गया h cos h। पक्का आ गया, श्योर है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आ जाएगा, और यहाँ तक आने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बराबर 1। तो ये आएगा h स्क्वायर k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिंदु पता आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वो कहता है उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालो जहां भुज और कोटि बराबर है। भुज और कोटि बराबर यानी एक्स और वाई बराबर है, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों को बराबर कर दीजिए। ये कितना आएगा, वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 9 माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर बराबर 9 आएगा, क्लियर। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस √3। अगर हम x की वैल्यू √3 लेते हैं तो y भी √3 होगा। अगर हम x की वैल्यू माइनस √3 लेते हैं तो y माइनस √3 होगा, जो कि संभव नहीं है। कोई बता सकता है क्यों, क्यों बता सकता है क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है, y को देख, अरे y बराबर अंडर रूट में लिखा हुआ है, गौर से देख, y बराबर अंडर रूट में लिखा हुआ है। अगर y बराबर अंडर रूट में लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती बेटे। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है कौन सा वाला, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y नेगेटिव नहीं आ सकता। तो तेरे को जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, √3, √3। पॉइंट क्या मिलेगा, √3, √3, ठीक है। तो पहली जो लड़ाई हमारी थी वो थी पॉइंट आ गया √3, √3, समझ आ गया। चलिए अब क्या निकालना बाकी है, dy बाई dx, वो तो गली में किसी से भी निकलवा लो। x कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 2x स्क्वायर, और इसका क्या आएगा, माइनस का 4x, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो इसमें आप रख दीजिए x की जगह √3, इसमें x की जगह √3 रख देते हैं। कितना आएगा, ये माइनस का 2√3 आएगा, और ये आएगा 9 माइनस 6 √3, ये माइनस का 2 आ जाएगा,
क्लियर? तो कहने का मतलब क्या था? अरे कहने का मतलब है मुझे स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए था। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए था, पॉइंट मैंने निकाल लिया, स्लोप मैंने निकाल लिया, इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो बताइए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? तो y माइनस रूट थ्री बराबर -2 x माइनस रूट थ्री, ठीक है? तो 2x प्लस वाई बराबर आएगा 3√3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है 5 माइनस एक्स की पावर 2/3 की पावर 3 और उसका रूट, है ना? इसका मतलब पता है क्या है? y कितना हो गया? 5 माइनस एक्स की पावर 2/3 और उसकी पावर 3/2 आ गया। उसने बोला है कि एक बिंदु m है, इस पर वक्र पर एक बिंदु m है। क्या लिखा है? वक्र के बिंदु m जहां भुज 1 है। जहां भुज 1 का मतलब x की वैल्यू 1 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो कितना आएगा? 5 माइनस 1 4, 4 का क्यूब की, है ना? 4 का क्यूब और उसकी पावर 4 की पावर 3/2, है ना? तो 8 आ जाएगा ये, है ना? 8 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4 होगा, 4 की पावर 3 का अंडर रूट, 4 की पावर 3/2, यानी आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आ गया बेटा? 1,8। पॉइंट की लड़ाई खत्म, ठीक है? अब क्या निकालना बाकी है? dy/dx, ठीक है? तो हम इसका dy/dx निकालते हैं। तो क्या करेंगे? पहले पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। फिर अंदर वाले का करेंगे, इसका 0, इसका क्या होगा? तो -2/3 और x की पावर -1/3, ठीक? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। फिर अंदर वाले का क्या होगा? इसका 0, इसका क्या होगा? -2/3 x की पावर -1/3, ठीक? इसमें 1,8 रख देते हैं, x की जगह 1 रख देते हैं, x की जगह 1 रख देते हैं, ठीक है? रख देते हैं x की जगह 1, तो ये आएगा 3/2। 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है और ये आएगा -2/3। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस का 2 आ गया, ठीक? तो अब सोचो, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो क्या मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूं? बिल्कुल लिख देते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस 8 बराबर -2x माइनस 1, ठीक? तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई बराबर 10, ठीक? अब यहीं पर एक चीज समझ लो, अब आप अंत्यखंड वाली जो चीज है ना वो यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है? अंत्यखंड वाली चीज अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, अगर मुझे x अक्ष पे अंत्यखंड चाहिए तो y 0 करना, अगर मुझे x अक्ष पे अंत्यखंड चाहिए तो y 0 कर दो, तो y 0 कर दो, तो x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है? अगर y अक्ष पे अंत्यखंड चाहिए तो x 0 कर दो, तो ये पॉइंट 0,10 आ गया, ठीक है? इन दोनों को ज्वाइन कर दो। दोबारा बोल रहा हूँ, है ना? x अक्ष पे अंत्यखंड चाहिए तो y 0 कर दो, y 0 करो, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है? और अगर y अक्ष पे अंत्यखंड चाहिए तो x 0 कर दो, y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है? ये जो है ना, ये जो पार्ट है ना, ये कहलाता है x अक्ष पे अंत्यखंड और ये वाला पार्ट कहलाता है y अक्ष पे अंत्यखंड। ये हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ठीक है? क्या ध्यान रखना है? ये x अक्ष पे अंत्यखंड है, ये y अक्ष पे अंत्यखंड है। अब उसने पता है क्या बोला है? क्वेश्चन को पढ़ो। यदि स्पर्शरेखा का अक्षों के मध्य अंत्यखंडित भाग, यदि स्पर्शरेखा का अक्षों के मध्य अंत्यखंडित भाग की लंबाई, ठीक है ना? अक्ष स्पर्शरेखा जैसे ये है, ये मेरी स्पर्शरेखा, ठीक है? ऐसे स्पर्शरेखा यूं जा रही है, ऐसे तो जा रही है, लेकिन अक्षों के मध्य भाग कौन सा है? अक्षों के मध्य भाग केवल ये वाला है, ए और बी, ठीक है ना? ये वाली लंबाई, ये कहलाता है अक्षों के मध्य अंत्यखंडित भाग। इस बात का मतलब समझना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अक्षों के मध्य अंत्यखंडित भाग कौन सा है भैया? अरे ये वाला पार्ट अक्षों के मध्य अंत्यखंडित है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं जानता हो। तो इसकी लंबाई क्या आ गई भैया? ए बी, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ए बी आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 125 आएगा। आ गया? आप पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला उसने। अरे ये लंबाई जो है अंडर रूट एन के बराबर है। किसके बराबर है? अंडर रूट एन के बराबर है, तो इसको अंडर रूट एन लिख देते हैं, ठीक है? तो बताइए एन कितना आ गया? तो बेटा एन आ गया 125। एन कितना आ गया? 125, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ये जेई में वो क्वेश्चन है, बढ़िया, जरूर देखें इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, ठीक? ऐसा एक क्वेश्चन और लूंगा, वो भी शानदार है, तो जरूर देख के जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कहता है यदि रेखा वक्र पर अभिलंब है तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्वेश्चन क्या है? यदि ये रेखा वक्र पर अभिलंब है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब समझते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए वो कहता है यदि रेखा वक्र पर अभिलंब है ना? इसका क्या मतलब है भाई? जैसे मान लेते हैं मेरा कर्व है, ठीक है? ये मेरी टेंजेंट है, ठीक है? ये मेरा अभिलंब है, पक्का, ठीक? इस अभिलंब की इक्वेशन आपने दे रखी है मुझे
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नहीं, मैं वक्र हमेशा स्माइली बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक्चुअल ग्राफ बनाना तो एक्चुअल ग्राफ बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बोला, इस वक्र पर अभिलंब का समीकरण ये है। पहली बात, क्या इस वक्र पर अगर मैं आपसे पूछूं अभिलंब की प्रवणता क्या होगी तो हम निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अरे वक्र क्या है, y बराबर 1/x, तो इसका dx कितना होगा? -1/x²। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? तो अभिलंब की प्रवणता होगी x², ठीक। तो xy बराबर 1, तो y बराबर 1/x, y बराबर 1/x, तो dx कितना होगा? -1/x²। अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? x² हो गई। ये वो अभिलंब की प्रवणता है जो मैंने निकाली है, पर आपने तो मुझे ऑलरेडी अभिलंब दे रखा है। तो जब आपने मुझे ऑलरेडी अभिलंब दे रखा है तो उस अभिलंब की प्रवणता क्या है? उस अभिलंब की प्रवणता है -x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक। अरे इसी अभिलंब की प्रवणता मैंने निकाली और इसी अभिलंब की प्रवणता दे रखी है, तो रेखा एक ही ना। जब रेखा एक है तो प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। तो x² बराबर होगा -a/b। अब एक कॉमन सेंस, मैथ्स क्या कहती है? अरे यार, लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव होगा, तभी तो बैलेंस्ड होगा। अरे भैया, तुम अगर पॉजिटिव हो तुम्हें भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, तुम पॉजिटिव कब होगे? जब a/b नेगेटिव होगा। तो सीधी सी बात है। अरे तुम पॉजिटिव तो तुम भी पॉजिटिव, लेकिन तुम पॉजिटिव कब होगे? तुम पॉजिटिव तब होगे जब ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो a/b नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। दो नंबर्स का रेशियो नेगेटिव कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। क्लियर? कौन सा आंसर टिक करेंगे? तुम और दो आंसर्स नहीं है इसके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए का वह अंतराल ज्ञात करो जिसके लिए इस रेखा ये वक्र xy बराबर 1 का विलंब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम ही है, सेमी पैटर्न के क्वेश्चन है। उसने क्या बोला? ए का वह अंतराल ज्ञात करो जिसके लिए ये रेखा इस वक्र का विलंब है। तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था। क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था बेटा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये मेरा वक्र है, सपोज है, स्माइली बनाते हैं हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो ये मेरी रेखा स्पर्शिका, ये मेरा अभिलंब, ठीक। तो मैंने क्या बोला? इस अभिलंब की प्रवणता मैं निकालूंगा और इसी अभिलंब का समीकरण आपने मुझे दे रखा है। तो यहां से आने वाली अभिलंब की प्रवणता और यहां से आने वाली अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। तो भाई वक्र का समीकरण क्या है? y बराबर 1/x, तो dx कितना होगा? -1/x², ठीक है। तो अभिलंब का स्लोप क्या होगा? अभिलंब का स्लोप होगा बेटा x²। आगे अब वो क्या कह रहा है आपसे? वो ये कहता है बेटा कि ये जो अभिलंब की प्रवणता आपने निकाली है, ये अभिलंब की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता तो बराबर होंगी। क्यों? अरे क्योंकि ये भी अभिलंब का काम कर रहा है। अरे तुम भी अभिलंब, हम भी अभिलंब, तो आओ खेले अभिलंब अभिलंब। तो सीधी सी बात है, इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता बराबर होगी। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ठीक है ना। तो गिवन अभिलंब की प्रवणता क्या है? -x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। क्लियर? अब चूंकि दोनों बराबर हैं, चूंकि ये चीज और ये चीज बराबर है, तो कॉमन सेंस जो पिछले क्वेश्चन में हमने फंडा लगाया था वही फंडा मैं यहां लगाने वाला हूं। क्योंकि ये चीज और ये चीज बराबर है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो चूंकि तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा हमें? ये चीज है ना, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अरे अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर तुम पॉजिटिव चाहते हो तो इसका मतलब भाई नीचे वाले से तो मतलब नहीं, अल्टीमेटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 उधर चला जाएगा तो 1 + 5 - a 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a² - 5a <= 0, तो a की वैल्यू आएगी 0 से 5, ठीक। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, पिछले वाले जैसा ही है लेकिन पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा डाटा चेंज हो गया है ना। वो IIT में क्वेश्चन था, ये कहीं आया नहीं है, पर पैटर्न का स्टाइल वही रहेगा। क्या आपने नॉर्मल की प्रवणता निकाली x², गिवन दे रखी थी, वो दे रखी थी ये, तो ये पॉजिटिव था तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। बस इसको सॉल्व, एक की वैल्यू आ गई 0 से 5। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे मैंने स्टार क्यों लगाया है ना? तो क्वेश्चन नंबर 17 पे मैंने स्टार इसलिए लगा रखा है कि जब आप खुद करें तो एक बार देखिएगा आपसे सही हुआ कि गलत हुआ। क्वेश्चन क्या है?
वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो 1,2 से गुजरती है। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो 1,2 से गुजरती है। ठीक, हमारे देश के चमत्कारी बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डी/x निकाल लेते हैं x/2 और उठा के 1,2 रख देते हैं। बच्चा समझना ही नहीं चाहता, बच्चा समझना ही नहीं चाहता और ऐसा करना अपराध है। मैंने पहले ही बोला था, चाहे हम स्पर्श रेखा निकालें चाहे अभिलंब निकालें, लेकिन वह बिंदु वक्र पर होना चाहिए। क्या तूने चेक किया ये बिंदु वक्र पर है? रख कर देख, x की जगह 1 रख, y की जगह 2 रख, 1 बराबर 8 होता है क्या मैथ्स में? तो संभव ही नहीं है भैया मेरे, तो संभव ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गीता का सार समझ। गीता का सार ये है कि ये जो पॉइंट है ये वक्र पर नहीं है, इसका मतलब तो इस पॉइंट को dy/dx में नहीं रखेगा। समझ आ गया? तो इसलिए सबसे पहली गलती तूने यही कर दी। तो फिर क्या करें सर? कुछ नहीं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो हमने dy/x निकाला था, कितना आया भाई? x/2 आया। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो गई? अगर मैं पॉइंट x1 y1 ले लूं, x1/2, तो अभिलंब का स्लोप क्या हो गया? -2/x1 हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल हो गया सर, 100% हो गया। अब क्या करना चाहिए आगे सुन, अच्छे सुनना भाई। ये मेरा ग्राफ है, श्योर है? ठीक है, अच्छा ये मेरा टेंजेंट है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट क्या है? x1 y1। ठीक है, ये मेरा 1,2 है, ये रहा, यहां से मैंने अभिलंब मेरा गुजर रहा है। ठीक, अब सिचुएशन को थोड़ा फील कर, सिचुएशन को थोड़ा क्या करना है अपन को? फील करना है। फील तो कर लेते हैं ना, फील क्या दिक्कत आ रही है? सिचुएशन को फील कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो कैसे फील करते हैं, देखिएगा, है ना। तो हम सिचुएशन को थोड़ा फील करते हैं। अब होगा क्या भाई, समझना अच्छे से। आपका जो ये अभिलंब है ये 1,2 से पास हो रहा है, क्लियर? तो क्या इस लाइन का स्लोप मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक, तो m ऑफ PQ कितना आएगा बेटा? y1 -2/x1 -1। क्लियर? अरे यही रेखा तो अभिलंब है जिसकी प्रवणता तुझे पता है ये है। ठीक है, इसी रेखा की प्रवणता तो ये है और इसी रेखा की प्रवणता तूने निकाली है। तो चूंकि दोनों एक ही हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो y1 -2/x1 -1 बराबर -2/x1। ठीक है, तो x1 y1 -2x1 बराबर -2x1 + 2 खच्चू खच्चू। ठीक है, तो x1 y1 बराबर आ गया 2। आगे दूसरी बात, x1 y1 कहाँ पर लाई करता है? अरे x1 y1 तो वक्र पर लाई करता है, तो x1 y1 वक्र पर लाई करेगा। आपका वक्र क्या था? x² बराबर 4y, तो x1² बराबर 4y1। श्योर है? 100% श्योर है, 101% श्योर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक काम करो, y1 की जगह 2/x1 यहाँ रख दो, y1 की जगह 2/x1 यहाँ रख दो। ठीक है, तो y1 की जगह 2/x1 यहाँ रख दो, तो x1 कितना आएगा? 2। x1 2 आएगा तो y1 कितना आएगा? 1। पॉइंट कितना आएगा? 2,1। आ गया पॉइंट, आ गया। तो हमें क्या चाहिए भैया? ये पॉइंट आया है आपका 2,1। ठीक है, तो जो चमत्कारी बच्चे हैं ना, तो चमत्कारी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर देखें। सबसे पहले हमेशा देखा करो जिस पॉइंट पर मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ या नॉर्मल निकाल रहा हूँ, क्या वो वक्र पर है या नहीं। बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक यही करते हैं बच्चा। ठीक है, तो पॉइंट ये बेटा ये आया है 2,1, इस पे लिखना है तुझे स्लोप, इस पे लिखना है तुझे नॉर्मल। ठीक है, तो पॉइंट कितना आया है? 2,1 पॉइंट आ चुका है, तो स्लोप हम लिख ही लेंगे। हाँ भाई, स्लोप कितना था नॉर्मल का? नॉर्मल का स्लोप कितना था? -2/2 यानी -2/x1, x1 की जगह 2 रख देंगे, खत्म। ठीक है, तो बताइए नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई? नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बेटा y-1, ठीक है, बराबर स्लोप आया -1 और x -2, तो x + y बराबर 3। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो क्या मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली? क्या मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली? बिल्कुल लिख ली। पॉइंट आ गया था 2,1, तो पॉइंट आ गया 2,1 और स्लोप कितना आ गया? -1। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, और क्यों अच्छा है इसका लॉजिक आप समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन हमारे 18 पे चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? वो कहता है कि वक्र पर टेंजेंट जो है इस रेखा के समांतर है। तो वो जो हमारी टेंजेंट है वो इस रेखा के समांतर है, किससे गुजरती है, यानी मेरी स्पर्शिका किस पॉइंट से गुजरेगी, क्वेश्चन ये है।
एक काम करते हैं, वो कहता है इस वक्र पर टेंजेंट इस रेखा के समांतर है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो स्लोप बराबर होगा इस रेखा के स्लोप के, तो यहाँ से डी एक्स निकालो, कितना आएगा 2x माइनस 5, ठीक है। पॉइंट अगर मैं x1 y1 ले लूँ, पॉइंट अगर मैं x1 y1 ले लूँ तो स्लोप कितना आएगा 2x1 माइनस 5। आ गया। अच्छा इस रेखा की प्रवणता कितनी है, y बराबर 2x प्लस हाफ, तो mx प्लस सी होती है रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता mx प्लस सी से निकाल लो, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक से निकाल लो, जैसे लगे वैसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनी जेब पर। तो इसका स्लोप कितना आ गया 2। अब वो कह रहा है कि चूंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप बराबर हो गए। तो स्लोप बराबर करेंगे तो x1 माइनस 5 बराबर 2, तो x1 की वैल्यू आएगी 7/2। आ गई। x1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए वक्र में, है ना, x1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए वक्र में, तो y1 कितना आएगा, तो y1 आएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 35/2 प्लस 5, ठीक। तो ये आएगा 49 माइनस 70 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा -1/4। क्लियर। तो बताइए पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट आ गया 7/2 कॉमा -1/4 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। वो कहता है इस वक्र पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है वो इसके पैरेलल है, तो आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है। किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, और ये पता लगाना है वो किससे गुजरती है। तो क्या मेरे को पॉइंट मिल चुके हैं, वेरी गुड। स्लोप मेरे पास पहले से था 2, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता हूं। तो बताइए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y प्लस 1/4 बराबर स्लोप 2x माइनस 5/2। ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने गलत लिख दिया क्या, y प्लस 1/4 x माइनस 7/2, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है छोटा सा, ये चेक करना है कि ये किससे गुजरती है। तो एक एक करके चेक कर लेना, ये काम आपका रहेगा, है ना। मैं एक बार, मुझे पे ऑप्शन शायद आंसर याद है, आंसर इसका डी था, मैं चेक करके देख लेता हूँ। डी वाला -7 ये वाला रख लेते हैं, -7 प्लस 1/4, तो -27/4 आएगा, ओके। और 1/8 है ना, 1/8 यहाँ रखेंगे तो 4 8, तो 1 माइनस 28/8 -27/4 आ रहा है, करेक्ट है भाई, यही आंसर है। बस इतना चेक करना था किससे पास होती है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद इतना ही तो चेक करना है किससे पास होती है, तो चेक कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से अब तक हमने स्पर्श रेखा पर, अभिलंब पर क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, अभिलंब का समीकरण हम कैसे निकालते हैं, एक जो स्पेशल मैंने आपको पढ़ाया कि अगर इस रेखा वक्र पर अभिलंब है तो क्या करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। x² = 4y वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो भी बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि उसमें पॉइंट कर पर नहीं है, इसलिए अच्छा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 19 को, देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 2 है, यानी स्लोप तो पता है, अब लड़ाई किसकी आएगी, पॉइंट की, तथा जो वक्र को स्पर्श करती है, यानी इस वक्र पर क्या है, टेंजेंट है, इस वक्र पर क्या है, टेंजेंट है। इसका मतलब क्या है, अरे ये वक्र मेरा, इस पर टेंजेंट है, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। x1 y1 किस पर है, वक्र पर है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है 2 है, इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, 2 है, तो डी एक्स निकालो ना, क्या दिक्कत आ रही है, तो इसका डी एक्स निकालते हैं, इसका डी एक्स निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने गलत कर दिया क्या, डायरेक्ट ही लिख लेते ना, डायरेक्ट ही लिख लो ना, डिवाइड एक्स, इसका जरूरत ही क्या है, 2/1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 - 1, ये आ जाएगा इसका डिवाइड एक्स। अरे 1/x का -1/x स्क्वायर होता है मैथ्स में, है ना, 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, तो 1/3 माइनस एक्स का क्या होगा, -1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर, -1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 3 माइनस एक्स का होगा -1, तो माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा। ये मेरे पास स्लोप आ गया, आ गया। अच्छा, स्लोप आने के बाद इसमें पॉइंट रख दीजिए, 2/3 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया। वो कहता है ये स्लोप 2 के बराबर है, टेंजेंट का स्लोप इस 2 के बराबर है, ठीक है ना, टेंजेंट का स्लोप 2 के बराबर, तो इसको 2 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 - 3 का स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से x1 - 3 बराबर +-1, तो x1 की 2 वैल्यू आएंगी, 2 और 4 आ गई। अच्छा, x1 आ गया, तो क्या मैं y1 निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ।
अगर मैं x1 की वैल्यू 2 रखूंगा तो बताइए y1 कितना आएगा। अगर मैं x1 की वैल्यू 2 रखूंगा तो बताइए y1 कितना आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और अगर x1 की वैल्यू 4 रखूंगा, अगर x1 की वैल्यू 4 रखूंगा तो y1 कितना आएगा, -2 आएगा। क्लियर। तो पॉइंट आया 2, 2 और 2, 4, -2। खत्म काम। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बार बार। उसने बोला उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, बिल्कुल ठीक है, जिसकी प्रवणता 2 है, यानी इस लाइन की प्रवणता मुझे पहले से पता है, ठीक। और ये पॉइंट मुझे चाहिए था, तो एक पॉइंट कर्व पर है, पहली बात कर्व पर है। दूसरी बात, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ, यानी डी गार्ड एक्स निकालूंगा। वो किसके बराबर करूंगा, 2 के बराबर करूंगा, तो उसको 2 के बराबर किया मैंने, ठीक है, कर दिया। तो मेरे पास x1 आ गया, x1 आ गया तो y1 आ गया, पॉइंट आ गया। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बताइए इक्वेशन क्या आएगी, पहली इक्वेशन आएगी y-2 बराबर में x - 2 और स्लोप कितना था 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, y+2 बराबर में 2 x - 4। ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली आपको एक्सप्लेन करूं, है ना, इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूं तो ग्राफ कैसा जा रहा होगा, है ना। x = 3 पर इन्फिनिटी बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, समझ में आ गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, गया। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्या चाहिए था, 2 आपको स्पर्शरेखा चाहिए थी, और उसने बोला था कि स्पर्शरेखा खींचनी है आपको, ठीक है, जो वक्र को स्पर्श करती है। तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई, ये वाला पॉइंट है 4, -2, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 2, +2। ये सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइडिया है, सिर्फ एक रफ स्केच है, मैंने कुछ सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कुछ ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल होगी, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकली जरूरत नहीं है आपको जाने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मुझे ग्राफ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम स्माइली से भी चल रहा है, और जब मेरा काम स्माइली से चल रहा है तो स्माइली से चलाइए, दैट्स ऑल। मुझे कोई ग्राफ में इंटरेस्ट नहीं है जब तक मुझे उसकी जरूरत ना पड़े। हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे विच इज स्पेसिफिकली ग्राफिकल ही होंगे, तो ग्राफ से ही हम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।